ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सवाल देश का है में आज बात यह हो रही है कि ये मस्करी की दुकान जो चल रही है और ये जो भारत का अपमान कर रही है, क्या ये सुनियोजित है? और कांग्रेस का हाथ भारत का अपमान करने वालों के साथ क्यों है? क्यों उनको प्रश्रय देते हैं? हमारे साथ डिबेट के लिए तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। अश्विनी शाही जी भारतीय जनता पार्टी से, रंजीत मिश्रा जी कांग्रेस से हैं, शिवानी दुर्गा है हिंदू धर्म गुरु, आरबी उपाध्याय जी है कवि के तौर पर वो जुड़े हैं, और दीपक राय जी है राजनीतिक विश्लेषक। रंजीत जी कुछ कहना चाह रहे थे ब्रेक से पहले, मैं रंजीत जी आपके पास आऊंगा, लेकिन एक सवाल है मेरा आपसे। मैंने इस जो कॉमेडियन है, जो एक्टर भी है, इसकी कविता सुनी, तो इस कविता के कुछ अंश जो मुझे लगे, जो मैंने पढ़े, तो ये मुझे लगा कि ये कॉमेडियन कम ये किसी पार्टी का प्रवक्ता ज्यादा लगा। क्योंकि इसकी कविताओं में आप जिक्र अगर देखेंगे तो वो कहता है कि मैं ऐसे देश से आता हूं जहां शाकाहारी होने पर हम गर्व महसूस करते हैं, लेकिन उन्हीं किसानों को कुचल देते हैं जो सब्जियां उगाते हैं। ये किसी मतलब पार्टी की लाइन की तरह वो बात कर रहे थे। कह रहे थे कि पीएम केयर, समय समय पर पीएम अपनी बात तो करते हैं लेकिन पीएम केयर फंड की जानकारी नहीं देते हैं। तो आप क्या मतलब ऐसा ये क्या कविता हो सकती है? मैं एक राजनीतिक नेता के नाते आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये इसकी जरूरत है कॉमेडी में? देखिए, सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि इस तरह की कोई भी बात दूसरे देशों में जाकर करना ये कहीं से भी उचित नहीं है और कांग्रेस पार्टी इसको सपोर्ट नहीं करती है। लेकिन एक चीज आप यहाँ देखें कि भारतीय जनता पार्टी के जो सर्वोच्च नेता हैं, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। आपको याद होगा कि अमेरिका में जाके भारत को भ्रष्टाचार का उन्होंने खजाना बताया था। तो आप ये देखिए कि जिन्हें आप सबसे गंभीर और सबसे बड़ा नेता मानते हैं, वो विदेश में जाके उसी अमेरिका में जाके भारत के बारे में क्या क्या बातें कर रहे थे। वो तो यहाँ तक कह चले कि 2014 के पहले उनको भारत में जन्म लेने पर शर्म का अनुभव हो रहा था। तो ये आप वैसे लोगों को भी इंडोर्स नहीं कर सकते। कुछ लोगों को आप देख रहे हैं, कह रहे हैं कि 2014 में उनको देश की आजादी मिली। अरे भाई, 52 साल तक आपने हिम्मत नहीं की तिरंगा लहराने की, और आप राष्ट्रभक्ति का उपदेश दूसरे को देते हैं, तो इसको भी इंडोर्स नहीं किया जा सकता। उन्नाव की घटना हो, हाथरस की घटना हो, आप सब पे पर्दा डालते हैं। मॉब लिंचिंग करने वाले को आप शॉल माला पहनाकर उसका सम्मान करते हैं। ये कहाँ की राष्ट्रभक्ति है? तो उन चीजों पर भी सवाल खड़े करने चाहिए, और उसको भी कांग्रेस पार्टी उतनी ही तीव्र उसकी भी आलोचना करती है। नहीं रंजीत जी, बहुत अच्छा लगा कि आप इसकी आलोचना कर रहे हैं। रंजीत जी, बहुत अच्छा लगा, लेकिन आपकी पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो इसकी आलोचना नहीं कर रहे, ये इनकी पीठ थपथपा रहे हैं, कह रहे कि ये तो अभिव्यक्ति की आजादी है। यही डबल स्टैंडर्ड है जिसका विरोध हो रहा है। कंगना की आपने बात की, जाहिर तौर पर उसका भी विरोध हो रहा है, लेकिन आप कंगना के लिए अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, क्योंकि उन्होंने नेहरू गांधी पर सवाल उठा दिया, कांग्रेस पर सवाल उठा दिया, और अगर वीरदास भारत पर सवाल उठाते हैं तो वो अभिव्यक्ति की आजादी है। तो इस डबल स्टैंडर्ड का विरोध है रंजीत जी। देखिए, ऐसा है कि उन्होंने केवल कांग्रेस पर सवाल नहीं उठाया, उन्होंने हमारे देश के जितने स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिन लोगों ने आजादी दिलाई, उनका भी अपमान किया। उस पर भाजपा के प्रवक्ता कहाँ हैं? क्यों नहीं अपनी प्रतिक्रिया देते हैं? वैसे लोगों को तो आप पद्मश्री, पद्म भूषण जैसे सम्मान से सम्मानित करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको वो सूट करता है। तो ये जो सुटेबिलिटी है, ये जो दोहरा चरित्र है ना, जैसा आपने कंटेंट बताया है, उसमें ज्यादातर पर आपने यही बताया कि वो जो भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है उस पर सवाल उठा है। लेकिन फिर भी मैंने ये पहले स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस पार्टी इस तरह के किसी फूहड़पन को सपोर्ट नहीं करती, चाहे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता जाके वहां भारत को गाली दे, या यहाँ का कोई कॉमेडियन वहां फूहड़ बात करे। चलिए शाही जी आपकी बातों का जवाब देना चाह रहे हैं। शाही जी बताइए, तो कह रहे हैं कि मोदी जी ने इसकी शुरुआत की है, वही देश का अपमान करके आए थे। सुनील जी, इस देश को विदेशों में जाकर अपमानित करने वाले सबसे बड़े नेता है राहुल गांधी जी। जहां भी गए हैं हिंदुस्तान को अपमानित करने का काम किया है। और मैं बहुत स्पष्टता से अपने कांग्रेस के भाई को कहना चाहता हूं कि कंगना रनावत ने जो बयान दिया है, उस बयान से भारतीय जनता पार्टी इत्तेफाक नहीं रखती है। वो बयान दे सकती है, अगर कोई उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएगा तो इस देश में उनके खिलाफ ही कार्रवाई होगी। मैं बहुत स्पष्टता से कहना चाहता हूँ। हम कहीं नहीं उनके बयान को जो है आगे बढ़ाते हैं, लेकिन इस बयान पर शशि थरूर जी का बयान आ गया, इस बयान पर कपिल सिब्बल जी का बयान आ गया। क्या है, ये कैसे नेता है? और आपने ही कंगना रनावत को 2 बार राष्ट्रीय पुरस्कार कांग्रेस की सरकारों ने दिया है, उस समय तो बड़ी अच्छी थी। आज वो सब पर सवाल उठ रहा है।
अभी मैंने कहा एम.एफ. हुसैन को 1986 में राज्यसभा में कौन लेकर आया, उनको पद्म भूषण कौन दिया, जबकि भारत माता की नग्न तस्वीर बनवाने वाले होते और अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती भारत माता की उन्होंने कराया था। तो ये चीजें कांग्रेस तो ना पूछे, कांग्रेस ने तो जब समय समय पर कभी आतंकी अजहर मसूद जी राहुल गांधी बोलते हैं, कभी क्या नाम है बाटला हाउस पर वो सोनिया जी आंसू बहाती हैं, सलमान खुर्शीद जी आजकल क्या बोल रहे हैं वो दिख ही रहा है हर व्यक्ति हिंदू और हिंदुत्व पर। तो ये तो चलिए देखिए ये देश के अंदर की मामला है, लेकिन बाहर के मामलों में कांग्रेस से ज्यादा किसी ने देश को अपमानित करने का काम नहीं किया है। और इसका कारण है सुनील जी, ये हुआ क्या 14 से जब आ गई तो कांग्रेस उससे पहले ये सोचती थी कि हम इस धरती पर हिंदुस्तान की धरती पर राज करने के लिए ही पैदा हुए हैं और हमेशा रहेंगे, अनवरत रहेंगे। अचानक एक शक्ति ऐसी उभरती है जिसके नेता जो है माननीय नरेंद्र मोदी होते हैं और नरेंद्र मोदी जी को इतना मजबूत पूरे विश्व ने बना दिया, पूरा विश्व आज उनका लोहा मान रहा है, पॉपुलर है, मजबूत है। ये चीज अब कांग्रेस से नहीं पच रही है कि हम मजबूत होते थे और ये कहां से आ गया। अभी तक तो छोटे छोटे छत्री छत्रप थे, कुछ हमारे पास आते थे, कुछ विरोध में जाते थे। अब नरेंद्र मोदी जी का विरोध करते करते ये लोग देश विरोध पर उतर आए हैं। यही ये नैरेटिव है कि एक व्यक्ति विरोध और पार्टी विरोध करते करते आज ये ओछी हरकतों पर और ओछी हरकत करने वालों का समर्थन करते हुए नजर आते हैं। तो क्या शाही जी मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये जो कॉमेडियन था इनको कांग्रेस ने प्रायोजित करके वहां भेजा था कि ये भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं, उनको अपनी कविता लिखने में जो है उनको यहाँ लखीमपुर कांड और हाथरस कांड दिख रहा है। हिंदुस्तान की अभी हमारे भाई ने कहा यहाँ पर हमने कोरोना को कैसे पराजित किया ये नहीं बता सकते थे, हमने वैक्सीन बनाया है ये नहीं बता सकते थे। जिस चीज पर हम किट पर जिस मास्क पर हम लोग बाहर पर निर्भर रहते थे वो बनाना शुरू कर दिया। आज पीपीई किट हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसको भी तो बताना चाहिए। देश ने कितने बढ़िया काम किया है, हम सामरिक रूप से कितने मजबूत हुए हैं, हम किस हर मौके पर हमारे देश के प्रधानमंत्री आज बाहर जाकर अभी देखिए लौट के आए हैं बाहर से, वहाँ समिट से, वहाँ मजबूती का नाम आपने देखा तो नरेंद्र मोदी ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बोल रहा है वन नरेंद्र मोदी। इसको भी तो बताना चाहिए। कोई जरूरी है कि अपने घर की चीजों को, अरे भाई घर में हो तो घर में लड़ो, हिंदुस्तान में है और हिंदुस्तान में कुछ भी कहिए चलिए लड़ाई हम मान लेते हैं, राजनीतिक प्रजनता होती है पार्टी की। लेकिन आप एक घोड़े आदमी है, कविता और हाथ से कॉमेडी करते हैं तो इसको 2 रुपया कमाने के लिए कि जनता हमारे ऊपर ताली बजाएगी और जनता हंसेगी, वो जाके लोग बाहर अपमान करते हैं और ये जानबूझकर कांग्रेस द्वारा कराया जा रहा है। चलिए मैं इसका जवाब लूंगा, लेकिन मैं आरबी उपाध्याय जी के पास जाऊंगा, वो आज कवि के नाते हमारे साथ जुड़े। आरबी उपाध्याय जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, देखिए कहा जाता है कि कवि के बारे में कहा जाता है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि एक कल्पनाशील आदमी होता है, वो समाज की जो बुराइयां है उस पर कटाक्ष भी करता है, तंज भी कसता है, लेकिन उसकी मर्यादा होती है अपनी शब्दों की। लेकिन जिस तरह से नव जो कॉमेडियनों की एक जो जमात आई है, जो हाल फिलहाल में हम देखें जिन्हें स्टैंड अप कॉमेडियंस का एक नया नाम दिया जा रहा है, वो या तो हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं कॉमेडी के नाम पर, या तो देश का अपमान करते हैं, सेना पर सवाल उठा देते हैं। क्या ये जायज है? मतलब एक कवि के नाते मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो नई जमात जो आ रही है, जो कविता, कॉमेडी और व्यंग के नाम पर जो एक फुहड़ता परोस रही है, क्या इसको इंडोर्स किया जा सकता है? कविता की आड़ इसको लेकर मतलब हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं? देखिए, साहित्य में भी अलग अलग समय पर अलग अलग युग रहे हैं और समय समय पर चीजें बदली हैं और सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहे। कोई भी किसी ने लिखा है तो वो यथार्थ होगा ऐसा नहीं कहा जा सकता। वो उसकी अपनी कहते हैं, वो उसकी अपनी जो सोच है वो उसको इंगित करता है कि उसकी सोच क्या है। और यहाँ जो अमेरिका में बोला गया वो उनकी अपनी पर्सनल सोच है, उसको आप सार्वजनिक ये कहें कि भी सब उससे सहमत हों, सब उससे सहमत नहीं हो सकते। देखिए, बिल्कुल जब भी हम कोई कविता लिखते हैं तो शब्दों का चयन और किसी की भावनाएं आहत ना हो उसको भी स्वाभाविक रूप से ध्यान में रखा जाता है।
रखा जाना चाहिए। लेकिन अभी तक का जो ट्रेंड रहा है, चाहे वो एमएफ हुसैन रहे हों, आप देखेंगे किसी एक धर्म के खिलाफ आप एक शब्द बोल दीजिए, ईश निंदा कानून में आपको गोली मार दे। वहां आप बर्दाश्त नहीं है ईश निंदा कानून में कि आप भगवान की कोई बुराई करेंगे या मैं जिसकी पूजा करता हूं उसके बारे में एक शब्द भी गलत नहीं करूं। ये हम सब लोगों की कमियां हैं कि एमएफ हुसैन जैसे लोग हमारे देवी देवताओं का मजाक उड़ाते रहे, हम बर्दाश्त करते रहे, हमने विरोध दर्ज नहीं किया, तो उससे उनके हौसले बढ़े और वो फिर इस तरह के कृत्य आगे भी करते रहे। जी, जब हम विरोध करेंगे किसी भी चीज का, तो सामने वाले को भी ये लगेगा। अब मान लीजिए इन्होंने अमेरिका में जाके जो भी कॉमेडी की, उस पर अगर मान लीजिए भारत में विरोध हुआ तो उन्हें भी बैकफुट पर आना पड़ा जी। उनको भी लगा कि भी कुछ गलत हो गया। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल उपाध्याय जी, आपने सही कहा। और आज सवाल देश का है में बहस करने की वजह भी यही है कि ऐसे कॉमेडियंस को समझ आना चाहिए कि वो कॉमेडी के नाम पर थोड़े से पैसे के लिए, थोड़े से अपने लोकप्रियता के लिए देश, समाज, संस्कृति, धर्म, इसका अपमान करने की उनको छूट नहीं दी जा सकती। हालांकि ये पहली बार नहीं है, आपने सही कहा कि अगर पहली बार इनको रोक दिया जाता, ये पहले हमारे देश के अब्दुल कलाम साहब जो राष्ट्रपति थे, उन पर भी ये टिप्पणी कर चुके थे एक बार स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर दिल्ली में। तब उनको कुछ लोगों ने रोका था, लेकिन तब सोशल मीडिया नहीं थी, इतना प्रचार प्रसार नहीं हुआ, तो उन्होंने सोचा एक दो लोग हैं रोकने वाले, उन्होंने फिर ये हिम्मत की। अगर तब सार्वजनिक तौर पर ऐसा प्रतिकार हुआ होता तो शायद आज इस तरह की हरकत नहीं करते। मैं शिवानी जी के पास जाना चाहूंगा। शिवानी दुर्गा जी, क्या शिवानी जी, हमने लंबी लिस्ट है, मुनव्वर फारूकी का मैंने नाम लिया। मुनव्वर फारूकी किस तरह की हिंदू देवी देव, गुजरात से आते हैं वो, हिंदू देवी देवताओं का किस तरह से उन्होंने भद्दा मजाक बनाया अपनी कॉमेडी में, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं। लेकिन जब उनका सामूहिक तौर पर प्रतिकार हुआ, मध्य प्रदेश में उनको पकड़ा गया, जेल में डाला गया, गुजरात में उनके सारे शोज रद्द कर दिए गए। अब उनके कॉमेडी पर एक तरह से उनको समझ में आ रहा है, पहले कोई उनका विरोध नहीं करता था तो वो उसी कॉमेडी को जगह जगह जाकर कर रहे थे। तो क्या ये तरीका जो है कि हम प्रतिकार करें उसके बाद ऐसे लोगों पर हम लगाम लगा सकते हैं? हम देखिए, टेंडेंसी एक बन चुकी है, मुझे लगता है कि जैसे जहां लड़ाई होती है तो लोगों को एंटरटेनमेंट लगता है। जैसे कि बिग बॉस का शो था या है, वहां लड़ाई होती है, फूहड़ता दिखाते हैं तो वो लोग पसंद करते हैं। लोगों के लिए एंटरटेनमेंट होता है, लोग इस पर हंसते हैं, ठहाके लगाते हैं और इन लोगों को थोड़े पैसे मिलते हैं। लेकिन अब ये समय बदल गया, हमें इस ट्रेंड को चेंज करना है। ये क्या मानसिकता है कि आप कहीं जाओ, किसी के देवी देवताओं का अपमान करो, माता पिता का अपमान करो, यंग गर्ल्स का अपमान करो, किसी भी प्रकार से धर्म पर कटाक्ष करो, संस्कृति पर कटाक्ष करो और उससे फिर आप पैसे कमाओ। ये हम परोसते रहे हैं और इस तरह की मानसिकता यंग जनरेशन की बनाते रहे हैं। एक एजेंडा होता है, इससे आप दूसरों की ब्रेन वॉशिंग करते हैं। ये कॉमेडी, चाहे कॉमेडी हो चाहे कविता हो, किसी भी प्रकार से ये एक एजेंडा है कि आप सामने वाले के दिमाग में इस तरह की फूहड़ता डाल दो और उनको इंजॉयमेंट के लिए, क्योंकि वो टेंडेंसी है, हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है कि जहां झगड़ा होता है हमें वो एंटरटेनमेंट लगता है, वहां ज्यादा देखने के लिए चले जाते हैं। लेकिन इससे क्या उसको ये राइट मिल जाता है कि अगर उसने एक गलती की है तो क्या उसको गलती दोहराने का अधिकार मिल जाता है किसी भी व्यक्ति को? जिस भी व्यक्ति ने, अब ये बात ये नहीं है कि हम बाहर विदेशों में जाकर के अपमान करने का राइट मिल गया क्योंकि वहां पर हमें कोई रोकने वाला नहीं है। ये चीज हमें यहाँ पर भी नहीं करनी है और वहां पर भी नहीं करनी है। इसके लिए कोई रूल्स या बिल पास हो कि इस तरह के लोग जो इस तरह की फूहड़ता परोसते हैं वो आने वाली जनरेशन को गंदगी परोस रहे हैं, दे रहे हैं, उनके दिमाग को उनकी ब्रेन वॉशिंग की जा रही है, उनको यही चीजें सिखाई जा रही है और लोग इसी को एंटरटेनमेंट का हिस्सा मान लेते हैं। हमें एंटरटेनमेंट किसे कहा जाता है? एंटरटेनमेंट आज नहीं, पुरातन समय में भी हुआ करता था, लेकिन उसमें देश का अपमान नहीं होता था, साधु संतों का अपमान नहीं होता था, देवी देवताओं का अपमान नहीं होता था। उसके बावजूद वो हेल्दी कॉमेडी की जाती थी, उस पर भी लोग हंसते थे ठहाके लगा करके। तो वो एक ट्रेंड हमने खत्म कर दिया और ये फूहड़ता वाला ट्रेंड आज की जनरेशन बिल्कुल आपने सही कहा कि बड़े बड़े व्यंग्यकार हुए, हरिशंकर परसाई जी जैसे बड़े व्यंग्यकार हुए कि जिनको हम पढ़े, उन्होंने कटाक्ष किया, व्यवस्था पर भी कटाक्ष किया। अदम कुंडवी जैसे बड़े शायर हुए जिन्होंने व्यवस्था पर ऐसे ऐसे कटाक्ष किए कि लेकिन उनकी भाषा जो थी वो मर्यादित थी, उसमें कहीं देश का अपमान नहीं था। लेकिन ये जो नए नव कॉमेडियन जो आए हैं,
ये जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, देश, समाज, संस्कृति सबको भूलकर चंद पैसों के लिए, अपनी लोकप्रियता के लिए तहत आए हैं जी, ना, एजेंडा के तहत भेजा गया है। जी जी, मैं रंजीत जी के पास जाना चाहूंगा। रंजीत जी, क्या जो कहा आपने, मुझे अच्छा लगा कि एक कांग्रेस के नाते आपने कहा कि इसको कांग्रेस भी एंडोर्स नहीं करती है और मैं भी एंडोर्स नहीं करता हूं, मैं इसका विरोध करता हूं। लेकिन हम अगर सोशल मीडिया पे देखें तो इस पर दो मत दिखाई दे रहे हैं, और आपके कांग्रेस के भी कुछ बड़े नेता इसके तरफदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये तो अभिव्यक्ति की आजादी है। क्या राजनीतिक तौर पर बटा हुआ हमारा जो समाज है, हम देख लेते हैं कि ये तो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करके आए, पीएम केयर फंड के खिलाफ वहां बोला है, भला ही भारत के खिलाफ बोल दिया, लेकिन पीएम केयर फंड के खिलाफ तो बोला है, तो ये तो हमारा आदमी है। तो क्या ये हमारा, तुम्हारा और राजनीतिक तौर पर जो बटा हुआ हमारा समाज है, ये ऐसे लोगों को प्रश्रय देता है? देखिए दीपक जी, भारत सामाजिक संस्कृति का देश है। भारत में हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, जैन सभी एक साथ रहते आए हैं, और उस ताने बाने पर जो भी प्रहार करता है वो भारत का अपमान करता है। और ये ट्रेंड हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि पिछले कई वर्षों से ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे भारत एक धर्म विशेष के लोगों का देश बन गया। जो लोग वो काम कर रहे हैं वह भी गलत कर रहे हैं। ये कंपोजिट कल्चर का देश है। और पंडित नेहरू बहुत अच्छा कहते भी थे कि कोई भी व्यक्ति अगर यह मानता है कि यह देश किसी एक जाति या एक धर्म के लोगों से बनी है, इसका मतलब उसने हिंदुस्तान को नहीं समझा है। तो हिंदुस्तान में प्रारंभ से आप देखेंगे कि यहाँ कंपोजिट कल्चर रहा है। तो जो लोग आज एक धर्म विशेष की ही केवल बात करते हैं, उनको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि भारत ऐसा है कि आप अपनी बारी पे बताएंगे। हिंदुस्तान सनातनी है और ये हिंदुओं की धरती है, सनातनियों की धरती है। इसको आप ये नहीं कह सकते कि शुरू से इस तरह का रहा है। ये 700 साल पहले अगर यहाँ पर मुगल आए, उन्होंने राज किया, फिर अंग्रेज आए, उन्होंने राज किया, या जो भी लोग आए, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि प्रारंभ से ये इसी तरह का था। ये सनातनियों की धरती है और ये सनातनियों की धरती रहेगी। देखिए, भारत की संस्कृति में सिंधु घाटी सभ्यता से लेके वैदिक सभ्यता से लेके बौद्ध, जैन, इस्लाम और विदेशी यात्रियों के आगमन के समय और उसके बाद यूरोपीय यात्रियों का, इन सब का कंट्रीब्यूशन है। इसको एक मिनट सुनिए, जब भी भारत की कंपोजिट कल्चर की बात होगी उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेके वैदिक कल्चर, बुद्धिस्ट, जैनिज्म सबको आपको शामिल करना पड़ेगा। अंग्रेज आए थे, कौन आया था? भारत सुनिए, भारत की यात्री कौन आया था भाई? भारत की सामाजिक संस्कृति पे, भारत के कंपोजिट कल्चर पे जो भी प्रहार करते हैं वो गलत करते हैं। कांग्रेस पार्टी रंजीत जी से वही पूछना चाह रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रवक्ताओं का यह देश केवल नहीं है, ये देश सभी लोगों का है। यात्री कौन है भाई? हमारे बताए यात्री कौन है? रंजीत जी, मैं कहूंगा कि बिल्कुल सही कहा कि अभी हम देश में सब लोग रहते हैं। कोई फुहड़पन कभी जाकर करता है तो कांग्रेस पार्टी उसकी भी निंदा करती है। नहीं, रंजीत जी आपने सही कहा। धर्म के नाम पर बाकी लोगों को तबाह करते हैं, कांग्रेस पार्टी उसकी भी निंदा करती है जी। और इसीलिए मैंने कहा कि जिन लोगों को 52 वर्ष लग गए तिरंगा लहराने में, वो राष्ट्रभक्ति का कम से कम उपदेश न दे। जिन लोगों को कंपोजिट कल्चर कश्मीर में क्यों नहीं लागू हुआ लग रहा है, वो लोग उपदेश न दें। कंपोजिट कल्चर सेनानियों का भी अपमान है। जी। वो कंपोजिट कल्चर कश्मीर में कहां चला गया? कश्मीरी पंडितों को क्यों नहीं रहने दिया गया? कश्मीरी पंडितों को क्यों भगा दिया गया? कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार क्यों हुए? वो कंपोजिट कल्चर था तो फिर आराम से रहना चाहिए। कंपोजिट कल्चर आप उसको कह रहे हैं कि अगर हिंदू बाहुल्य इलाके में एक मुस्लिम परिवार है वो आराम से रह सकता है, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंदू बहुसंख्यक भारत में है लेकिन मुसलमान आराम से रह सकता है। आप पाकिस्तान में चले जाइए, अफगानिस्तान में चलिए, बांग्लादेश में चले जाइए, वहां कंपोजिट कल्चर क्यों नहीं लागू होता है? वहां कंपोजिट कल्चर क्यों नहीं दिखता है? और यही संविधान, इसी देश का संविधान कश्मीरी पंडितों को न्याय नहीं दे पाया है, कश्मीरी विस्थापितों को बता नहीं पाया है। आरबी जी, मैं कंपोजिट कल्चर की बात कर रहे हैं। रंजीत जी, शायद मुझे नहीं पता आपने गलती से कह दिया या मतलब कैसे, क्योंकि अभी आपके कुछ पार्टी के नेता है, उन्होंने तो मतलब अकबर को बता दिया कि वो महान है और जो उनको मुगलों ने कभी अत्याचार नहीं किया, तो क्या आप उनके लिए यात्री शब्द का इस्तेमाल किया कि मुगल जो यात्री के तौर पर आए थे इस देश में?
मैं यूरोपीय आगमन की बात कर रहा हूँ, जिसमें पुर्तगीज से लेके ब्रिटिश, फ्रेंच सब आए। नहीं, मुगल तो यात्री नहीं थे, ये मानेंगे ना, वो तो आक्रांता थे। मुगल जो आए हमारे देश में वो तो यात्री नहीं थे ना, वो तो आक्रांता थे। यात्री नहीं, उनको यात्री के रूप में न लें। और दूसरा कि मुगल को मैं विदेशी नहीं कह रहा हूँ, वो भारत में अकबर को आप विदेशी नहीं कर सकते। अच्छा। अकबर इसी देश में पैदा हुए, इसी देश की मिट्टी में पले बढ़े और यहाँ के शासक हुए। केवल उनका धर्म दूसरा था, उसके आधार पर यह नहीं कह सकते कि वो भारतीय नहीं थे। उनकी रूट्स यहाँ पे नहीं थी। अकबर की रूट्स यहाँ की नहीं थी, इंडिया की रूट्स नहीं थी, भारत की रूट्स नहीं थी उनकी। खानदान से है, इन लोगों का रूट भी कहाँ यहाँ है? नहीं है तो फिर नहीं रंजीत जी, मतलब आप कह रहे हैं कि अकबर भारत के थे, वो भारत से मतलब वो भारत के ही थे, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल कह रहा हूँ। तो इसमें और क्या बात है? अकबर यहीं पे जन्म हुआ, यहीं पे इसी मिट्टी में पले बढ़े, तो उनको विदेशी आप कैसे कर सकते हैं? जी बिल्कुल, मतलब बिल्कुल नहीं कह सकते। देखिए कांग्रेस की रंजीत जी यही थ्योरी रही है, बांग्लादेशी घुसपैठिए इस देश में घुस गए और उनको अगर कोई बच्चा पैदा हो गया तो आप कहेंगे कि ये तो भैया यही पैदा हुआ है। घुसपैठिए अगर कोई इस देश में घुस गया और उसको कोई बच्चा पैदा हो गया तो आप कहेंगे तो वो तो इसी देश में पैदा हुआ, इस देश का निवासी बना दो उसको। भाई यही का है भाई, पारसी पिता और एक जो है ईसाई माता की संतान, राहुल गांधी आज इसी देश की संतान है भाई। घुसपैठिए और निवासी में फर्क होता है कि नहीं होता है रंजीत जी? ये तर्क आपका सही नहीं है, ये तर्क आपका सही नहीं है कि पैदा हो गया तो भारत का हो गया। भारत में तो घुसपैठियों के बच्चे भी पैदा होते हैं। ये जो सुबह से शाम तक वो भी भारतीय हो गए फिर आपके हिसाब से तो रोहिंग्या भी भारतीय हो गए। जो आतंकवादी गलती से यहाँ पैदा हो जाए वो भी भारतीय हो गया आपके हिसाब से। तो क्षमा करें पर ये आपका ये तर्क है, नहीं समझ में आता, क्योंकि ये भारत की धरती है, भारत से इसकी नाम भारत पड़ा और वहां पर केवल सनातनी बसते थे शुरू से। ये सनातनियों की धरती रही है। मुगल बाद में आए केवल प्रहार करने के लिए, मारने के लिए, काटने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए, चोरी करने के लिए, इससे ज्यादा उन्होंने यहाँ पे उनका योगदान बताइए ना, उनका योगदान बताइए क्या रहा है। ठीक है, इसको एक हिंदू राष्ट्र बनाने, वो तो ठीक है, इसलिए क्योंकि वो उस तरह की सरकार रही है तो मजबूरी हो गई हमारी। आप इस बारे में बात ना करें, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इस बारे में बात आराम से बैठ के करेंगे, कभी किसी और डिबेट में इस बारे में बात करेंगे। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। यह देश संविधान से चलेगा, भारत का संविधान इसके लिए प्रमाण है। संविधान में बहुत सारी और भी चीजें हैं महाराज, संविधान में और भी बहुत सारी चीजें हैं। आप कितनी संविधान की बातें मानते हैं? संविधान में बहुत और सारी चीजें हैं, कितनी संविधान की बातें आप मानते हैं? संविधान में बहुत कुछ है, संविधान में लिखा हुआ बहुत कुछ है, बताइए क्या क्या मानते हैं आप? एक ही बात को पकड़ के मत बैठिए, फिर बहुत सारी और चीजें भी लिखी है संविधान के अंदर। मैं वही कह रहा हूं कि आपको भारतीय संविधान को मानना पड़ेगा। यह देश भारत के संविधान से चलेगा, न कि आपके इंटरप्रिटेशन के हिसाब से चलेगा। संविधान को किसने, आप बार बार ये संविधान को बीच में लेकर आते हैं अपना बचाव करने के लिए, सिंपल एज दैट, क्योंकि आप खुद संविधान को प्रॉपरली मानते नहीं है। जबकि बिल्कुल ऐसा है कि भारत का संविधान स्वयं में इस देश को चलिए मैं समझ रहा हूँ कि मुद्दे से हम भटक गए हैं। रंजीत जी मुद्दे पे आए, ये बहुत बड़ी बहस है, किसका देश है किसका नहीं, इस पर किसी दिन और दिन हम डिबेट कर लेंगे, क्योंकि मुझे लगता है हम बहस मुद्दे से भटक गए। मैं दीपक जी के पास जाना चाहूंगा। दीपक राय बहुत समय से हमारे साथ जुड़े हैं, सुन रहे हैं आपको। दीपक जी, क्या हमने देखा है कि जिस तरह से एक डिजिटल एक कानून बनाने की जरूरत पड़ी सरकार को, क्योंकि डिजिटल माध्यमों से जिस तरह से हेट फैलाई गई, नफरत फैलाई गई, एक धर्म विशेष पर टिप्पणियां की जाती थी, तो सरकार को सामने आना पड़ा और डिजिटल माध्यम को लेकर एक कानून बनाना पड़ा। स्टैंड अप कॉमेडी को भी अगर आप देखेंगे, अगर आप फॉलो करते हैं, जो लोग फॉलो करते हैं उसको, जो इन लोगों को सुनते हैं, अगर इनको आप सुने तो ये इस तरह की कॉमेडी, अश्लील कॉमेडी के नाम पर अश्लीलता परोसी जाती है। क्या इसको लेकर भी कोई सरकार को ठोस कदम उठाने की जरूरत है, ताकि जो ये स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर एक जो नई जमात जो निकल कर आ रही है और लोगों को यही लग रहा है कि आप अश्लीलता करेंगे, गालियां देंगे, भद्दी भद्दी, यही कॉमेडी है, तो इस पर एक रोक लगाने की जरूरत है ताकि कॉमेडी, व्यंग, इसका जो दायरा है वो सीमित रह सके। देखिए संजय जी, आप देखिए कानून किस किस चीज के लिए बनाएंगे? सबसे बड़ी चीज, कानून में ऑलरेडी प्राविधान है। सिंपल चीज ये एक सामाजिक समरसता चाहिए, सामाजिक
शांतिप्रियता को भंग करने की कोशिश कहा जाए। सवाल है कि मुझको आप गाली देते हैं तो मैं जाके FIR कराता हूँ, उसके बाद एक्शन होता है। तो उसी तरह से जो है इस पे FIR होनी चाहिए, इनके विरुद्ध एक्शन होना चाहिए। सवाल एक एक चीज के लिए आप कानून नहीं बना सकते। आप ऑनलाइन कंटेंट के लिए बनाइए, ठीक है, या कहीं कॉमेडियन के अलग से बने और किसी चीज के अलग से बने, तो ये मुझे कोई चीज समझ में नहीं आती। और सबसे बड़ी चीज है, अगर आज सबसे बड़ी जरूरत थी कि सभी राजनीतिक दलों को एक सुर मिला के जिसपे भ्रष्टाचार न करनी चाहिए, न कि आपस में लड़ना चाहिए कि वो चीज सही है चाहे। हाँ, ये हमारे फेवर का है, वो हमारे पक्ष का है तो हम उस पर नहीं बोलेंगे, वो हमारे पक्ष का है। मैं शाही जी के पास जाना चाहूंगा, अंतिम कमेंट बहुत, अभी अंतिम कमेंट में सब्सिट्यूट समय की कमी है। शाही जी, पहले भी हमने देखा है कि कई कॉमेडियंस हुए हैं, उन पर इस तरह की उन्होंने हरकतें की, उन पर FIR भी दर्ज हुई, कई राज्यों में शिकायतें दर्ज हुई, लेकिन जो उनके जो सजा दिलाने का या उनके जो अपराध तय करने की जो प्रोसेस है बहुत धीमी है, बहुत लचीली है। तो क्या नहीं लगता है आपको कि इसमें एक तेजी लाने की जरूरत है, ताकि जो ऐसे जो कॉमेडी के नाम पर जो अपराध चल रहा है उस पर भी एक लगाम लगाने की जरूरत है और इसमें तेजी लानी चाहिए पड़ेगी? शाही जी, एक बार सवाल दोहरा देंगे राव जी? जी, मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरह से, ऐसा नहीं है कि पहले कॉमेडियंस, ऐसे कई स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं और सोशल मीडिया का जमाना है, पुराने वीडियोस भी निकालकर लोग इस तरह से प्रसारित कर रहे हैं कि कैसे देश, धर्म, संस्कृति, सेना, सब पर ये लोग टिप्पणियां कर करके कॉमेडी का एक नाम देते हैं। इन पर कईयों पर FIR भी दर्ज हुई, लेकिन उनका जो प्रोसिक्यूशन है या उन पर जो फैसला आने की दर है बहुत धीमी है। आपको नहीं लगता इसमें तेजी लाने की जरूरत है? आपके राज्य, जहां राज्य है वहां पुलिस ऐसे मामलों को प्राथमिकता से ले और इनको सजा तक पहुंचाए, ताकि जो नेक्स्ट जो पीढ़ी आ रही है, नेक्स्ट कॉमेडियन आ रहे हैं, वो समझे कि इन मुद्दों पर हमें कॉमेडी नहीं करनी है, ये मुद्दे कॉमेडी का विषय नहीं है। नहीं, एकदम आपने सही कहा और इस पर जो है मैं सहमत हूँ आपकी बातों से कि इस पर एक ऐसी चीज लाने की जरूरत है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है, अभी देखिए कुछ दिन पहले जो है किस तरीके से कुछ भी परोस दिया जाता था, जो आजकल मोबाइल पर और ऑनलाइन सब लोग देखा करते हैं। सिनेमा हॉल जाने का क्रेज कम हो गया है क्योंकि घरों में ही अश्लीलता परोसी जा रही थी, वही लोग देख रहे थे। तो सरकार ने इसको बहुत मजबूती से लिया और जब धीरे धीरे चीजें संज्ञान में आती है, सरकार को ये लगता है कि हाँ ये काम करना चाहिए, तो ये जरूरी है बनाना, क्योंकि आगे एक संदेश जाता है इससे कि हमको कहाँ पर किस तरीके से हमको काम करना है, किस तरीके से हमको कॉमेडी करनी है, कहाँ कॉमेडी करनी है, कहाँ हमको अपना सही चीज बताना है। भौड़ापन करने के लिए, सबकी लोकप्रियता के लिए कॉमेडी अगर करा जाएगा तो उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलत चीज होगी और उसी को लोग एंजॉय करेंगे। चलिए, सरकार समय समय पर इसमें तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम मेहमानों का, समय मेरे पास इतना ही है, माफी के साथ आप लोगों से समय की कमी होने की वजह से मैं और आपके सवाल नहीं ले पाऊंगा, लेकिन आज हमने बहस की और इसलिए इस मुद्दे को उठाया क्योंकि कॉमेडी के नाम पर आप कटाक्ष, व्यंग के नाम पर किसी राजनीतिक दल पर, नेताओं पर, समाज के मुद्दों पर आप सवाल उठा सकते हैं, कटाक्ष कर सकते हैं, तंज कर सकते हैं, लेकिन देश, धर्म, संस्कृति और पर अगर आप कॉमेडी के नाम पर उनका अपमान करेंगे तो यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और ऐसे लोगों को सजा होनी चाहिए, ऐसे लोगों को सबक सिखाया जाना जरूरी है ताकि ये आगे इस तरह की हरकत करने से पहले 100 बार सोचें। सवाल देश का है में आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए सवाल के साथ, तब तक देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।